400 का नारा सिर्फ नारा नहीं था, ये घमंड था। जो ये बिल्कुल ब्राह्मणवादी मानसिकता है, वो दलित अगर वेद की बात पढ़ ले तो उसे कान में शीशा पिघला के डाल दो। बाबा साहब का कोई विचार न रहे, उनकी मूर्तियां न रहे, आप देख लीजिए। ये प्रशांत किशोर अपने आप को बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। प्रशांत किशोर को लोगों ने सुन लिया है और प्रशांत किशोर पर बात करना बहुत बेफिजूल है। ऐसे मनीष कश्यप एक बहुत बड़बोले इंसान है, बुद्धि की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी नहीं हालांकि ज़्यादा कमी है। ये एकदम एक मानसिक रोगी का एक विचार हो। जिस तरह से जेल में था वो फर्जी चीज़ चलाया था। फर्जी हमें बड़ी खुशी है कि चंद्रशेखर नगीना के सीट पे चुनाव जीते हैं। चाहेंगे चुनाव ख़त्म हो गया, जो 400 पार का नारा था उसके बाद से जो चुनाव ख़त्म हुआ है उसके ऊपर क्या बोलेंगे? ये 400 का नारा सिर्फ नारा नहीं था, ये घमंड था, ईगो था। वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। देश भर की जनता ने, गाँव के लोगों ने, गरीबों ने, मज़दूरों ने, किसानों, जिन पर इन पर हमला किया, उन्होंने एक तरह से बदला लिया। जिस तरह से युवाओं के साथ 10 साल में छल हुआ, नौकरी के नाम पर नौकरियां छीन ली गई, उस कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां ला दी गई जो आर्मी की बहाली थी। तो ये सारे जितने भी इन्होंने युवाओं को, मज़दूरों को, किसानों पर इतने जितने हमले किए हैं, इन्होंने सबका एक तरह से बदला था जो लिया गया। और उस घमंड को, 400 के घमंड को पूरी तरह से नस्तनाबूद किया गया। सरकार चलेगी क्या 5 साल? बिल्कुल नहीं चलेगी ये सरकार। जिस तरह की बैसाखी की सरकार है कि वो भी जानते हैं, यही डर है उनमें, इसी डर के साथ वो हैं। अभी सरकार बन गई है, बिल्कुल आंकड़ों में जोड़ तोड़ के बना ली गई है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के घमंडी लोग हैं बीजेपी में, वो नीतीश को या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को या नीतीश की पार्टी को बहुत साथ रख पाएंगे। कि आप खुद दलित समाज से आते हैं और पिछले 10 सालों में देखा गया कि कुछ दलित वर्गों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है बहुत सारा। मध्य प्रदेश की ले लीजिए बात या उत्तर प्रदेश की ले लीजिए बात, आने वाले कुछ डर है कि आने वाले 5 साल अगर सरकार चलती है तो उनका फिर से शोषण किया जाए? बिल्कुल, ये सरकार इसी पर आधारित है। जो सरकार बोलती है और जिनका एजेंडा है मनुस्मृति को मानना, जो मनुस्मृति के पक्षधर लोग हैं, उन्होंने दलितों का कब साथ दिया है? यही तो बात, यही तो इतिहास रहा है ना, कि जो दलित अगर वेद की बात पढ़ ले तो उसे कान में शीशा पिघला के डाल दो। तो यही विचार के साथ ये आज भी है। और जिस तरह से आप देखेंगे झारखंड में आदिवासियों की मॉब लिंचिंग होती है, उसके साथ साथ अलग अलग जगह पे दलितों को, आदिवासियों को मारा जाता है। आज के वक्त में भी यूपी में आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा आंकड़ा है दलितों पर हमला का। गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। तो और हर जगह पे बीजेपी अभी शासन कर रही है, और हर जगह पे दलितों की स्थिति ऐसी जर से जर्जर की जा रही है, बद से बदतर की जा रही है। आपके संज्ञान में अगर हो तो पार्लियामेंट के परिसर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति थी उसका विस्थापन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को जिस तरह से इन्होंने किया, महात्मा गांधी की मूर्ति को किया, तो यही बात है कि जो लोग इस देश के प्रेरणा रहे, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने सबको बराबरी की तरफ, जिन्होंने देश को मोड़ा, इस देश को, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब का विचार बीजेपी के ठीक उलट है। जिस तरह के बीजेपी का आइडिया है उसके ठीक अपोजिट है, दूसरी तरफ खड़ी है। तो चाहते ही हैं कि बाबा साहब का कोई विचार ना रहे, उनकी मूर्तियां ना रहे। आप देख लीजिए कौन लोग हैं जो मूर्तियां तोड़ते हैं छोटे छोटे शहरों में, आपको दिख जाएंगे, एक ही विचारधारा के लोग हैं। आने वाले 5 साल में कुछ ऐसा डर लगता है कि फिर से और ज़्यादा दमन हो सकता है? मुझे लगता है कि सरकार को इस बार डरना चाहिए कि देश की जनता को जितना आपने बेवकूफ़ समझा था, जनता है नहीं। जनता आपको हर समय जवाब देने के लिए तैयार है, और जनता आज पूरी तरह से निडर होकर सरकार के खिलाफ वोट दी है, उनको ज़मीन पर लाया है। और इसके साथ साथ मुझे लगता नहीं है कि देश की जनता को डरना चाहिए। वो पूरी तरह से प्रखर तौर पर अपनी बात कहे, लड़ते रहे, और इसी के साथ हम लोग भी इसी ताव के साथ रहें। आप बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को कैसे? बिहार की राजनीति को अभी जो अनस्टेबल एक पॉलिटिक्स चल रही है, जोड़ तोड़ की सरकार एक लंबे अरसे से आ रही है, इससे बिहार को क्या लॉस हुआ है? मुझे लगता है कि आगे के मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार में कुछ पार्टियां हैं कि जो अपने फ़ायदे के लिए कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती हैं,
और जिससे पूरी तरह एक स्टेबिलिटी जो रहती है वो भंग होती है। सही बात है। लेकिन यही बात है कि जब तेजस्वी की सरकार बनती है, जब जेडीयू और आरजेडी की मिलकर सरकार बनती है, तो हम देखते हैं उस समय बिहार में जातिगत जनगणना होता है। वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जातिगत जनगणना होना, ये पता होना कि किसके पास कितना ज़मीन है, किसके पास कितनी संपत्ति है। इससे होता है कि पॉलिसी बनाने में आसानी होगी। और आरक्षण को भी बढ़ाया गया वहाँ पे। आपको नहीं लगता मैं कि उसके साथ जातिवाद उसको को बढ़ावा नहीं, दिया जा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। जातिगत जनगणना से प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश होती है। आप जिनको सालों साल दबाए रहे हैं, जिन जातियों को, अगर आपको पता है कि उनकी संख्या इतनी है लेकिन उनको किसी भी सरकारी नौकरी में उतनी जगह नहीं मिल रही, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जब पता चलता है तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए होता है। ये बिल्कुल ब्राह्मणवादी मानसिकता है कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ता है। जैसे अगर कोई दलितों पर हमला हो रहा है और कोई पत्रकार अगर लिखे कि दलित पर हमला हुआ, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये ब्राह्मणवादी मानसिकता है। समझ रहे हैं? इसको क्या सेंटर में लागू होना चाहिए, जो पूरे भारत में जातिगत? बिल्कुल, बिल्कुल, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। पूरे देश में जिस तरह से दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की स्थिति है और जिनका रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है, उनके लिए तो ये होना ही चाहिए। आपको बाहर हटाना पड़ेगा। आप जिस तरह से बिना किसी सर्वे के, बिना किसी कह लीजिए कि पॉलिसी के आपने ईडब्ल्यूएस को लाया, बिना किसी लोगों में गए हुए, बिना कोई सर्वे किए हुए, और सिर्फ अपर कास्ट और को खुश करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप ईडब्ल्यूएस का अपोज करती हैं? हाँ, मैं अपोज करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रशांत किशोर? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि आने वाली विधानसभा में उनका 243 सीट्स लेकर के नहीं, जाएंगे? प्रशांत किशोर को लोगों ने सुन लिया है। अब प्रशांत किशोर पर बात करना बहुत बेफिजूल है। ऐसे लोग क्या ही बात करें जो किसी की बैटिंग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो बीजेपी की बैटिंग कर रहे थे। उनको ही पता है, जब वो हर जगह कहीं जनसुराज के मंच पे कहीं बीजेपी को टारगेट करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वही 2 फेज़ के बाकी रहते हैं चुनाव, और उसके पहले ही बोलते हैं कि बीजेपी को इतना सीट आएगा। तो आप जनता को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? जनता को भड़काना चाहते हैं। और यही हुआ। सारी एग्जिट पोल ने भी क्या किया, जनता को एट द एंड शेयर मार्केट क्रैश होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। सबने देखा कि लोगों को भड़काना। और आप भी जानते हैं कि इस देश में एक सेक्शन तो है ही ऐसा कि जो देखता है रुझान किस तरफ है, वो देता है जाके। तो यही फंसाने का तरीका है कि जनता को इतना फंसा दो कि और ये प्रशांत किशोर अपने आप को बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि बिल्कुल वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और उसके साथ साथ आप देखिए कि सिर्फ बीजेपी की बैटिंग करने के लिए पीछ पर उतरे थे। बार बार वो ये भी कहते कि अगर मुझे फ़ायदा देखना होता तो मैं ममता बनर्जी पार्टी जीती थी, मैं उनसे देख सकता था, और तमाम पार्टी जीती मैं उनसे देख सकता था, लेकिन मुझे बिहार को सुधारना है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही उनका मकसद ये दिखाई देता है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको भी वो करता हूँ साथ में रखते हुए कि उसके साथ साथ वो बिहार में जो घूम रहे हैं, बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं, बिहार के जो भी जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर बात कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा पर बात कर रहे हैं, रोज़गार पर बात कर रहे हैं। तो इट्स पॉजिटिव, मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ कि इट्स गुड थिंग। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक का जहाँ तक अपने आप को ठप्पा बता देते हैं कि हम जो बोल दिए वो अंतिम बात है, उसको तो आप मना करता हूँ। अच्छा, आप बिहार चाहते हैं। बिहार में कौन चर्चित चेहरा है? मनीष कश्यप। उनके ऊपर क्या बोलेंगे? मनीष कश्यप एक बहुत बड़बोले इंसान हैं। उनके पास मुझे लगता है कि बुद्धि की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी नहीं, हालांकि ज़्यादा कमी है। हालांकि मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ किसी के लिए, लेकिन जिस तरह से वो बातचीत भी करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसी अतार्किक बातें जिसमें आप पत्रकार होते हुए बिहार कहते हुए बीजेपी की धोती में चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था कि जो पाकिस्तान है उसको फ़लस्तीन बना देना चाहिए, इतना बम मारना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विचार पे तो मैं कुछ नहीं पाऊँगा। ये एकदम एक मानसिक रोगी का एक विचार जिस तरह का होता है कि रोगी, हाँ, कि वो नहीं समझ पाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको लगता है कि जिस पार्टी में मैं गया हूँ
जिस विचारधारा का हूँ, मतलब बम मार आप देख रहे हैं फ़िलिस्तीन में बच्चों के साथ किस तरह से हो रहा है, कितने छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका गर्दन अलग है उनके धड़ से। क्या ऐसा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपको ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की बातों को कम ही सुना जाए और मुझे लगता है कि इस तरह के जो मानसिक विकृति वाले लोग हैं कि जो कभी भी कुछ भी बोल देना अपने आकाओं के आदेश पे, अपने आप को सिर्फ इस तरह से दिखाना कि वो एक ऐसा यूट्यूबर है, मनीष कश्यप ऐसे यूट्यूबर हैं हो सकते हैं कि जो सिर्फ अरे और वो सिर्फ बीजेपी के भाई मनीष कश्यप जेल में था, वो कोई फर्जी चीज़ चलाया था, फर्जी उसे सबने देखा भी कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है और सबने उसको प्रूव भी हो गया था। वो प्रूव नहीं है, सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं उस लगता वीडियो है कि में। पहले से बीजेपी के उस पर इशारों पे काम कर रहे थे। हाँ, वो उसी तरह के विचार का व्यक्ति हैं और अच्छा एक बात बताइए, लास्ट मेरा सवाल होगा आपसे कि जेडीयू अपने आप को किंग मेकर जो कह रही है, जिस स्थिति में है भी, लेकिन जो मंत्रालय मिला या अलॉट हुआ जो मंत्रालय उन लोगों को मिला है वो झुंझुना है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी ऐसा कह रही है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और अपना क्वेश्चन जोड़ दूंगा पहले। लेकिन हाँ। क्या ये स्टेबल सरकार रह पाएगी 5 साल? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। मैं भी इसी में जोड़ देता हूँ, जेडीयू से ही रिलेटेड है। जब सत्ता में नीतीश कुमार जी थे बिहार में तो जातिगत जनगणना हुई, अब सेंटर में भी वो सत्ता पावर में आ गए हैं, तो क्या पूरे भारत में आप जो बोले थे कुछ मिनट पहले कि होना चाहिए, क्या वो हो पाएगा? हम तो चाहते हैं कि नीतीश जहाँ हैं अपनी बात मनवाएं, देश भर में जातिगत जनगणना करवाएं, बिहार के लिए काम करें, बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए उनके हित में काम करें। क्यों नहीं चाहेंगे हम? और नीतीश जी जब भी रहे हैं उन्होंने रोज़गार जब इधर रहे तो रोज़गार के सवालों पर भी खड़े थे, जातिगत जनगणना के सवाल पर भी साथ आपको नहीं आए लगता थे। कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे कुछ बन नहीं पाया है? मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती है ना, बीजेपी नहीं चाहती है, लेकिन हमें नीतीश जी से उम्मीद है और सही बात है कि नीतीश जी की बात मानी जाए, बीजेपी के अंदर नहीं मानी जाए तो बीजेपी को छोड़ें और इंडिया के साथ आए, एक सरकार बनाएं, बेहतर सरकार बनाएं। अभी आपने इंडिया की बात की, एक लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रिया श्रीनेत के बयान पे क्या बोलेंगे जो उन्होंने बोला महाराष्ट्र में VVA, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की वजह से हमारी कुछ सीटें लॉस हुई? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ें हैं कि इस वक्त की जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है कि एक ऐसी विचार को, ऐसी कह लीजिए ऐसी विचारधारा को हमें परास्त करने की ज़रूरत है कि जो परिवार में दुश्मनी लगा रहा है, जो देश के जो बेसिक जिस तरह का देश है, जिस तरह का जिस संविधान से चलता है उसको तोड़ने की बात कह रहा है और एक धर्म का दूसरे धर्म से लड़ाई लगवा रहा है, एक भाई का दूसरे भाई से लड़ाई लगवा रहा है, लोगों का मॉब लिंचिंग हो रहा है। तो इस सरकार को हमें उखाड़ने के लिए, सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पुरजोर कोशिश हमने की थी और एक लामबंद होकर कोशिश की थी। देश के किसान, मजदूर, इंडिया गठबंधन सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं था। मैं आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ दूसरे बात में कि मजदूर, किसान, महिलाएं, तमाम लोग मिलकर, युवा, छात्र मिलकर बीजेपी को यहाँ तक लेकर आए हैं। और दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर कि लोकतंत्र है देश में और लोकतंत्र में जहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की, और वही लोकतंत्र में है कि इस देश में कई पार्टियां लड़ सकती हैं, उनको पूरी छूट है लड़ने की। और इस पे हम लोग को ज़्यादा मतलब ना सोचकर हमें ये चाहिए कि हम उनको किस तरह से कन्विंस करें अलग पार्टियों को कि हमारे साथ आए और इस लड़ाई में, भाजपा को हराने की लड़ाई में, इस मानसिकता में, ब्राह्मणवादी मानसिकता में और फांसीवादी मानसिकता को हराने की जो लड़ाई है उसमें एक दूसरे का साथ दें। आप एक दलित समाज से आते हैं, दलित उभरते चेहरे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में क्या कहेंगे? हमें बड़ी खुशी है कि चंद्रशेखर नगीना की सीट पे चुनाव जीते हैं और ये मुझे लगता है कि संसद भवन में भी हमें दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, जो भी दमित वर्ग है उसके लिए चंद्रशेखर की आवाज़ मुखर